झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा अब 2 चरणों में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में हो रही झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। इस बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी अब स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में आयोजित करेगा। पहले 2021 में ये निर्णय लिया गया था कि यदि आवेदन 50,000 से कम होंगे तो परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी, लेकिन अब ये प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने सिपाही से लेकर जीपी स्तर तक के कर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक देने का निर्णय लिया है। पहले ये पदक केवल पुलिस पदाधिकारियों को दिए जाते थे। विशिष्ट सेवा पदकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 21 और पुलिस पदकों की संख्या 31 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। ये सभी निर्णय आज राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए। कैबिनेट बैठक में झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद संशोधन नियमावली को भी मंजूरी दी गई, जिसमें विभिन्न शुल्कों का पुनर्निर्धारण किया गया है। अब पंजीकरण शुल्क 1000 की जगह 2000 होगा और नवीकरण शुल्क 1000 निर्धारित किया गया है। रांची में 4 लेन सड़क निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। शहीद मैदान से विवेकानंद स्कूल होते हुए रिंग रोड तक करीब 8 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनेगी, जिस पर 301 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं अरबोड़ा चौक से पुंडाग होकर रिंग रोड तक 6.17 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी, जिस पर 141 करोड़ रुपए व्यय हो जाएंगे। सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी संवर्ग के अधिकारियों को हर महीने 500 मोबाइल रिचार्ज भत्ता और 25,000 मोबाइल खरीदने के लिए दिए जाएंगे। खूंटी महिला कॉलेज को 57 करोड़ व इचागढ़ डिग्री महाविद्यालय को 38 करोड़ समेत 26 प्रस्तावों पर मोहर। झारखंड की हेमंत सरकार की कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें खूंटी महिला कॉलेज के लिए 57 करोड़ 95,45,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं इचागढ़ में डिग्री महाविद्यालय के लिए 38 करोड़ 76 लाख की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को सहायता अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी गई। नगर उटारी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गुरुचरण सिंह की सेवा बर्खास्त किए जाने की स्वीकृति दी गई। इन सबके समेत कुल 26 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। देवघर पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा। रिमांड होम व आंगनबाड़ी का लिया जायजा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शुक्रवार को देवघर पहुंची। उपायुक्त ने सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने देवघर रिमांड होम व आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया। रिमांड होम में सुरक्षा समेत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत में अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उनके विभाग में बाबा नगरी में बेहतर काम हुआ है। रिमांड होम में बच्ची आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्हें वहां वोकेशनल कोर्स कराकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बहुत सारे काम हुए हैं। इस मौके पर जिले के कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। नेक्सटन के मालिक विनय सिंह को झटका। ईसीबी कोर्ट ने नहीं लगाई पीड़क कार्रवाई पर रोक। गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे आईएएस विनय चौबे के करीबी और रांची के चर्चित ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने विनय सिंह के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है। विनय सिंह की याचिका पर अब कोर्ट 30 जून को सुनवाई करेगा। पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश नहीं मिलने से विनय सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि उसके खिलाफ एसीबी ने वारंट ले लिया है। दरअसल शराब घोटाला की अब तक जांच में एसीबी ने विनय सिंह को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अब तक विनय सिंह एसीबी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से जुड़े शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी विनय सिंह के ठिकानों पर रेड की थी। बता दें कि झारखंड में एसीबी शराब घोटाला की जांच कर रही है। एसीबी ने अब तक की जांच में राज्य के वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गीतलसुर डैम का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, गेट नंबर 4 खोला गया। झारखंड में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया है। रांची के गीतलसुर डैम का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ये 1930 आरएल फीट यानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ता देख जल प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार की सुबह में गेट नंबर 4 खोल दिया है। प्रबंधन ने डैम में जमा पुराने गाद को बाहर निकालने के लिए दोनों स्लूइस गेट को भी 1-1 फीट तक खोला है। इससे डैम से पानी के साथ गाद भी बाहर निकल रही है, जिससे जल प्रवाह और सफाई दोनों में मदद मिल रही है। डैम प्रबंधन के अनुसार बारिश के कारण जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे डैम पर दबाव बढ़ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर गेट खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ा गया ताकि डैम की संरचना सुरक्षित रहे और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा ना हो। प्रशासन ने डैम के आसपास के ग्रामीण इलाकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं स्थानीय लोगों को डैम के पास अनावश्यक रूप से आने के लिए मना किया है।
प्रशासन ने संभावित खतरे को देखते हुए निगरानी तेज कर दी है। कोयल नदी में फंसे 2 मछुआरों का सफल रेस्क्यू। तेज बहाव में फंसे थे दोनों। कोयल नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसे 2 मछुआरों को देर रात एनडीआरएफ की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया है। मेडिकल जांच के बाद मछुआरों को घर भेज दिया गया है। दरअसल गुरुवार दोपहर कोटांगेर गांव निवासी बिरसा लोहरा और बुधवा आइंद कोयल नदी में मछली पकड़ने गए थे। इन लोगों के द्वारा नदी में मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल लगाया था, जिसे निकालने के दौरान ही अचानक नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया और दोनों नदी के बीच के चट्टान में फंस गए थे। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को बिरसा लोहरा और बुधवा आइंद जब नदी में फंसे उस समय किसी ने नहीं देखा था। नदी के किनारे सटे गांव के कुछ बच्चों ने देखा कि नदी में पानी 15 फीट ऊपर बह रहा है और बीच में 2 युवक बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। बच्चों ने घटना की जानकारी गांव में जाकर दी। इसके बाद खबर आग की तरह फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचित किया। रनिया थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल और बीडीओ प्रशांत डांग मौके पर पहुंचे और स्थिति की जानकारी जिले के उच्चाधिकारियों को दी। घटना की सूचना पाकर स्थानीय विधायक सुदीप गुड़िया भी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विधायक की पहल पर एनडीआरएफ की टीम गुरुवार शाम पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। नदी में जलस्तर ज्यादा और रात होने के कारण एनडीआरएफ की टीम को खासा परेशानी हुई, लेकिन बाद में बीडीओ प्रशांत डांग ने रात 11:30 बजे एक जनरेटर की मदद से जंगलों के बीच लाइट की व्यवस्था कराने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल से झारखंड आ रही बोलेरो की ट्रेलर से टक्कर, 9 की मौत। बारात से लौट रहे थे सभी। पश्चिम बंगाल के पुरुनिया जिला से लौट रहे 9 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल बारात में शामिल ये लोग शुक्रवार सुबह झारखंड की ओर लौट रहे थे, तभी इनकी गाड़ी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नीमडीह थाना प्रभारी संतन तिवारी ने सभी 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक नीमडीह प्रखंड के तिलाईटाड़ गांव से गुरुवार को एक वाहन से 9 लोग बारात लेकर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला के बलरामपुर स्थित अदाबना गांव गए थे। विवाह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद शुक्रवार सुबह लगभग 7 बजे के करीब सभी लोग झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर स्थित नामशोल के पास से गुजर रहे थे। तभी उनके वाहन के एक तेज रफ्तार ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही ट्रेलर पलट गया और बोलेरो में सवार सभी 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया अस्पताल भेजा गया। इस हृदय विदारक घटना से पूरे तिलाईटाड़ गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं एक ही गांव के 9 युवकों की एक साथ मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है। पलामू में युवक लड़की का नाम लिख 6 महीने से उठा रहा था मैया योजना का लाभ। पलामू जिले के पांकी प्रखंड में मैया सम्मान योजना के तहत एक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पीडीएस की डीलर केदार प्रसाद गुप्ता का बेटा सौरभ कुमार पिछले 6 महीने से इस योजना का लाभ सौरभ कुमारी के नाम से उठा रहा है। लाभुक सूची में सौरभ कुमारी के पिता का नाम केदार साव लिखा है, जबकि योजना के पैसे के लिए दिया गया बैंक खाता सौरभ कुमार के नाम से है। बैंक खाते में सौरभ के पिता का नाम केदार प्रसाद गुप्ता दर्ज है। बैंक मैनेजर ने बताया कि इस खाते में लगातार योजना की राशि आ रही है। जब इस मामले में सौरभ कुमार और उसके पिता से बात करने की कोशिश की गई तो उनके मोबाइल नंबर पर कई बार कॉल किया गया, लेकिन कॉल काट दी गई। इस पूरे मामले की जानकारी जब सामाजिक सुरक्षा निदेशक विक्रम आनंद को दी गई तो उन्होंने इसे गंभीर मामला मानते हुए कहा कि संबंधित व्यक्ति से पैसे की वसूली की जाएगी और जांच के बाद एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस फर्जीवाड़े में जो भी अधिकारी या कर्मचारी शामिल पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि पलामू में मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस योजना में गड़बड़ियों के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। 108 एम्बुलेंस कर्मियों का धनबाद में प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर 28 को रांची में जुटेंगे कर्मचारी। झारखंड में 108 एम्बुलेंस व्यवस्था कभी भी ठप हो सकती है। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस संघ विभिन्न मांगों को लेकर 28 जून को प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन रांची में राजभवन के समक्ष होगा। इस चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में संघ की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। धनबाद में भी कैंडल मार्च निकालकर 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया।
आपको बताते चले, पिछले दिनों धनबाद समेत राज्य के 4 जिलों के 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई थी, क्योंकि 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने का काम करते हैं। हड़ताल पर न जाएं, इसके लिए उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी हैं। हेमंत सोरेन के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की बड़ी स्वास्थ्य सौगात 168 करोड़ मंजूर। यहां बनेगा 100 बेड का अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर। झारखंड स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गढ़वा के नगर उंटारी को शुक्रवार को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 100 बेड का अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के लिए 168 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। रांची के नेपाल हाउस में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने नगर उंटारी में 100 बेड के आधुनिक अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सकों समेत सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मांग पत्र सौंपा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 168 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इसके तहत नगर उंटारी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसमें आधुनिक चिकित्सा संसाधन एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि ये निर्णय क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाएगा और हजारों लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उनके अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सकेगी। पुल टूटने के मामले की जांच के लिए बनी टीम सवालों के घेरे में। पथ निर्माण विभाग। खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर बना पुल गुरुवार को 2 टुकड़ों में बंटकर अलग हो गया। पुल टूटने के बाद पथ निर्माण विभाग ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। विभागीय जांच में पुल की डिजाइन की जांच में पता चला है कि पिलर का फाउंडेशन 19 मीटर होना चाहिए था, लेकिन मेजरमेंट बुक में 13 मीटर का ही जिक्र है। इसमें 6 मीटर कम क्यों है? पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता रामेश्वर शाह ने 2007 में कराए गए काम के कागजातों की जांच के बाद कहा कि हो सकता है कि 13 मीटर में ही हार्ड मिल गया होगा या फिर समझौता हो गया होगा। पिलर खिसकने का यह भी कारण हो सकता है कि पुल टूट गया। पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी पुल टूटने के मामले में कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि जांच टीम की जांच के बाद ही कारणों का पता चलेगा। कोई भी इंजीनियर ठेकेदार खराब पुल का निर्माण नहीं करता है। 2005 में सिंगल पुल तेज बहाव में बह गया था। इसी की जगह 2007 में पथ निर्माण विभाग ने पुल बनवाया था। 106 फीट लंबे इस पुल के निर्माण पर 1 करोड़ 27 लाख की लागत आई थी। इस पुल का निर्माण 100 साल को ध्यान में रखते हुए इसके डिजाइन किया गया था, लेकिन 18 साल में ही ध्वस्त हो गया। विभाग के अधिकारी अब विभागीय निर्देशों के अनुसार जांच कर रहे हैं और जांच में अनियमितता सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विभाग के कार्यपालक अभियंता रामेश्वर शाह ने जैसा बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट होता है कि उस वक्त विभाग के अधिकारी और ठेकेदार के बीच समझौता हुआ था। पथ निर्माण विभाग के अनुसार पुल का निर्माण अरविंद कुमार सिंह के द्वारा कराया गया था और उस वक्त कार्यपालक अभियंता दिनेश तोपनो थे, जबकि सहायक अभियंता अरविंद वर्मा थे और जेई देव साहेब भगत थे। इन्हीं अधिकारियों की देखरेख में पुल का निर्माण पूर्ण हुआ था। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को एसीबी ने कोर्ट में किया पेश। छत्तीसगढ़ के चर्चित कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को झारखंड एसीबी ने शराब घोटाले मामले में रायपुर से गुरुवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आज उसे ट्रांजिट रिमांड पर आज रांची लाया गया है। एसीबी ने सिद्धार्थ को कोर्ट में पेश किया है। बता दें कि एसीबी की कोर्ट ने सिद्धार्थ के खिलाफ 12 जून को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। सिद्धार्थ सिंघानिया की उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे के कार्यकाल में मई 2022 में लागू उत्पादन नीति में सक्रियता थी। सिद्धार्थ को रायपुर कोर्ट में पेशी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर आज रांची लाया गया है। बता दें कि रांची के सदर अस्पताल में सिद्धार्थ का मेडिकल हो रहा है। इसके बाद उसे रांची के एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। जोन्हा फॉल में बहे शिक्षक को ढूंढने पहुंची एनडीआरएफ की टीम। सेल्फी लेने के दौरान हुआ था हादसा। राजधानी रांची के जोन्हा फॉल के समीप नदी में गुरुवार को बहे डीपीएस स्कूल के म्यूजिक टीचर को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। टीम जोन्हा फॉल में संभावित स्थानों पर शिक्षक को ढूंढ रही है। रस्सी और जाली के सहारे नदी के भीतर भी उन्हें ढूंढा गया। डूबने वाले शिक्षक की पहचान रांची के डिबडीह निवासी 40 वर्षीय मिकाइल घोष के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना प्रभारी हीरालाल शाह ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम व स्थानीय पर्यटन मित्र शिक्षक को ढूंढने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। अभी तक मिकाइल घोष अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव और ऋतिक सामत के साथ कल 19 जून को एक कार में सवार होकर जोन्हा फॉल घूमने गया था। पर्यटक मित्रों ने बताया कि तीनों ने यहां बारिश में खूब मस्ती की। जब तीनों नदी की ओर जाने लगे तो पर्यटक मित्रों ने उन्हें रोका, लेकिन तीनों सामने से आने की बात कहकर चले गए। आधे घंटे के बाद पंकज श्रीवास्तव और ऋतिक सामत बदहवास हालत में पर्यटक मित्रों से मिले। उन्होंने बताया कि उनका मित्र मिकाइल घोष सेल्फी लेने के क्रम में नदी में बह गया।
पर्यटक मित्रों ने झरने के आसपास मिकाइल को देखने का प्रयास किया, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। सदर अस्पताल गोड्डा में किशोरी को एम्बुलेंस नहीं मिलने से मौत, अस्पताल प्रबंधन पर लगाया आरोप। मामला गोड्डा जिला के ठाकुर गंगती प्रखंड के मदन चौकी गांव की है, जहां संतोष महतो की 13 वर्षीय पुत्री दर्शना कुमारी अपने छत पर बारिश में स्नान कर रही थी। इसी क्रम में उनका पैर फिसला और दूसरे के छत पर गिर गई, जिनसे छत में लगे पिलर दर्शना कुमारी के पेट में धंस गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार हेतु उन्हें सदर अस्पताल गोड्डा लाया गया था। प्राथमिक उपचार होने के बाद घायल मरीज को रिम्स रांची रेफर किया गया था, लेकिन सही समय पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से निजी गाड़ी पर रांची ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में वाहन में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जहां ऑक्सीजन के अभाव में मरीज दर्शना कुमारी की रांची जाने के क्रम में जामताड़ा के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। वहीं मृतक के पिता संतोष महतो ने अस्पताल प्रबंधन व प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि 108 पर कॉल लगते रहे, परंतु एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो पाई। अगर सदर अस्पताल गोड्डा के द्वारा सही समय पर एम्बुलेंस की सुविधा करा दी जाती तो सही समय पर रांची पहुंच जाती। वहीं उन्होंने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं परिजन ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि सदर अस्पताल गोड्डा की स्वच्छ व्यवस्था को ठीक किया जाए और जो उचित मुआवजा हो वो मुहैया कराए। हाल ही में गोड्डा के सदर अस्पताल में मृतक के परिजनों द्वारा तोड़फोड़ भी किया गया था, वजह सही समय पर इलाज न मिल पाना बताई जा रही है। एक तरफ मरीज एम्बुलेंस के लिए तड़प रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य के कई जिलों में एम्बुलेंस रखा हुआ सड़ रही है, जिन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अगर सभी एम्बुलेंस सुचारू रूप से शुरू होती तो मरीज की जान बच जाती और अस्पताल में हो हंगामा भी नहीं होता। अब सवाल झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठती है, जहां एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी लगातार राज्य के कई अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के बावजूद भी अस्पताल की स्थिति बद से बदतर है। उद्योग विभाग में 30 पदों पर होगी परियोजना प्रबंधकों की नियुक्ति, जेपीएससी ने शुरू की प्रक्रिया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने उद्योग विभाग में परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 30 पद भरे जाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री या अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी, विज्ञान, वाणिज्य, कास्ट अकाउंटेंट, सेरिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी प्रबंधन में से किसी एक में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। नियुक्ति लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा में 4 पत्र होंगे, जिसमें विषयनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की बेल पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई। आलमगीर आलम को रांची पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने बेल देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई है। नई दिल्ली में बाबूलाल और अमित शाह की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश और संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अमित शाह के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के विभिन्न मुद्दों और संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा हुई। ये मुलाकात झारखंड की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात से झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में नए संकेत मिलने की उम्मीद है। रांची का रातू रोड फ्लाईओवर बनकर है तैयार, उद्घाटन और नामकरण का इंतजार, सियासत जोरदार। नवनिर्मित रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन आगामी 3 जुलाई को होने की संभावना है। लगभग 525 करोड़ की लागत से बना यह फ्लाईओवर करीब 3 किलोमीटर लंबा है, जिसका निर्माण कार्य काफी जद्दोजहद के बाद साल 2022 में शुरू हुआ था। फ्लाईओवर अब बनकर तैयार है। फ्लाईओवर उद्घाटन होने से पहले इसके नामांकन पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गुरुजी शिबू सोरेन के नाम पर इस पुल का नाम रखने की मांग कर सियासत तेज कर दी है। वहीं बीजेपी इस पुल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की पक्षधर है। इन सब के बीच कई सामाजिक राजनीतिक संगठनों के द्वारा विनोद बिहारी महतो और कांग्रेस नेता स्व ज्ञान रंजन के नाम पर इस पुल का नाम रखने की मांग की है। जाहिर तौर पर उद्घाटन से पहले इस फ्लाईओवर के नाम को लेकर जिस तरह से सियासत शुरू हुई है, वो जल्द थमने वाला नहीं है।
दरअसल बीते 5 जून को सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर के उद्घाटन मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से इस पुल का नाम कार्तिक उरांव के नाम पर रखने की घोषणा की, उसके बाद से रातू रोड फ्लाईओवर के नाम को लेकर भी राजनीति गर्म होने लगी और अलग अलग मंचों से अलग अलग नाम सामने आने लगे। उन्होंने कहा कि पहले तो ये स्पष्ट हो कि कब केंद्रीय मंत्री इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि ये बनकर तैयार है और जनता इसका उद्घाटन नहीं होने का खामियाजा भुगत रही है। जहां तक नाम की बात है, सर्वे कराकर देख लें, शिबू सोरेन के नाम पर पुल की मांग जन जन की मांग है, क्योंकि शिबू सोरेन एक ऐसे मसीहा है जो हमें झारखंडी कहलाने का अवसर दिया। नगर निकाय चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक में रार, कांग्रेस और राजद की तैयारियों पर जेएमएम ने दिया ये जवाब। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के 2 अहम दलों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने गंभीरता से तैयारी शुरू कर दी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि नगर निकाय चुनाव के बारे में अभी बात करना जल्दबाजी होगी। झारखंड में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत समेत कुल 48 शहरी निकाय हैं। आने वाले दिनों में इन सभी नगर निकाय क्षेत्रों में नगर सरकार चुनने के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिलों के राजद पदाधिकारियों को राज्य के सभी नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह याद का तर्क है कि चुनाव नहीं लड़ने से पार्टी का जनाधार घटता है और इसके वोटर इधर उधर चले जाते हैं। इसलिए राजद अपना जनाधार बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस ने भी नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। रांची नगर निगम क्षेत्र में जीत दर्ज करने का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है और अन्य जिलों में भी रांची ऐसा नगर निकाय चुनाव कराने की रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर नगर निकाय चुनाव होते हैं तो कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और अगर चुनाव गैर पार्टी का भी होगा तो भी हमारी कोशिश होगी कि नगर निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस ही जीते। साइबर फ्रॉड रोकथाम को लेकर एयरटेल के बिहार झारखंड के सीईओ सुजय चक्रवर्ती ने डीजीपी अनुराग गुप्ता से की मुलाकात। एयरटेल के बिहार झारखंड के सीईओ सुजय चक्रवर्ती ने आज झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने और डिजिटल सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर व्यापक चर्चा की गई। सुजय चक्रवर्ती ने बताया कि भारत की अग्रणी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने झारखंड और बिहार में ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के अपने मिशन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कंपनी ने अपनी एआई संचालित फ्रॉड का पता लगाने वाली प्रणाली के राष्ट्रव्यापी रोल आउट के तहत महज 37 दिनों के भीतर राज्य भर में 60 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित किया है। उन्होंने बताया कि ये अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली सभी एयरटेल मोबाइल और ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए स्वतः सक्रिय होती है। ये प्रणाली एसएमएस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल और अन्य ब्राउजर्स पर भेजे गए लिंक को स्कैन और फिल्टर करती है। ये रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस का उपयोग करती है और प्रतिदिन 1 अरब से अधिक यूआरएल का विश्लेषण करती है। यह सिस्टम खतरनाक साइट को केवल 100 मिलीसेकंड में ब्लॉक कर देता है। रामगढ़ में बारिश में बहे पुल का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल। रामगढ़ जिला में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण कई पुल पुलिया बह गए। चित्रपुर सिकनी मार्ग में कोची नाला का पुल भी भारी बारिश के कारण बह गया, जिसकी सूचना मिलने पर रामगढ़ जिला सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। सांसद प्रतिनिधि ने वहां पहुंचकर ग्रामीणों से भी बात की और क्षतिग्रस्त पुल का जायजा लिया। उन्होंने वहीं से इसकी जानकारी हजारीबाग लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल को दी और तुरंत कार्यकारी अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल रामगढ़ से बात कर टीम भेजकर इसका जायजा लेने को कहा। साथ ही साथ आवागमन हेतु तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा। ज्ञात हो कि यह पुल लगभग 3 दशक पहले तत्कालीन विधायक अर्जुन राम महतो के विधायक मत से बना था, लेकिन भारी बारिश के कारण यह पुल बह गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कहा कि भारी बारिश से पूरे जिले में जितने भी पुल पुलिया बहे हैं, कच्चे मकान गिरे हैं, सभी जगहों में हम लोग जाकर निरीक्षण करेंगे और लोगों की मदद करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सांसद मनीष जायसवाल के निर्देश पर हम लोग जायजा लेकर लोगों को मदद करने का प्रयास करेंगे। धनबाद में बारिश के बाद अग्नि प्रभावित क्षेत्र में बसे लोगों में दहशत, गैस रिसाव से घुटन। झारखंड में मानसून की एंट्री के बाद धनबाद सहित कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बरसात का मौसम शुरू होने के बाद धनबाद के अग्नि प्रभावित क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। जगह जगह भूधसान की घटना होने की संभावना बढ़ गई है और बारिश के बाद झरिया और आसपास के इलाकों में तेजी से गैस रिसाव शुरू हो गया है। साथ ही भूधसान का खतरा मंडरा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में भूमिगत आग फैल गई है। झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग वर्षों से सुरक्षित स्थान पर विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कई बस्ती का विस्थापन नहीं हो पाया है। यहां अभी भी हजारों लोग जान जोखिम में डालकर रहने को विवश हैं। झरिया के इंदिरा चौक, लिलोरी पथरा, बालूगड्डा, कुजामा, घुनुड़ी, चौथाई कुली, बेरा, दोबारी सहित अन्य क्षेत्रों में गैस रिसाव होना शुरू हो गया है। बीते कई सालों से लोग पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।
आपको बता दें कि जब बारिश का पानी अग्नि प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश करता है तो तेजी से गैस रिसाव होता है। ये इलाका रहने के लिहाज से काफी खतरनाक माना जाता है, लेकिन विस्थापन नहीं होने के कारण लोग यहाँ जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। बरसात शुरू होने के बाद झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रह रहे सैकड़ों परिवार दहशत में हैं। इस संबंध में स्थानीय विजय भुइया ने कहा कि बारिश के दिनों में गैस रिसाव अधिक होने लगता है। गैस रिसाव के कारण सांस लेने में कठिनाई हो रही है। किसी तरह से जीवन काट रहे हैं। अब तक हमारे लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कई बार सर्वे और निरीक्षण हुआ, लेकिन अब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। पूछने पर कहा जाता है कि ऊपर लिखकर भेज दिए हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए बनाया जाएगा सेल। स्कूल कॉलेज के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की होगी स्पेशल पेट्रोलिंग। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं अपराध को लेकर पलामू, गढ़वा और लातेहार में एक सेल का गठन किया जाएगा। ये सेल महिलाएं इसके लिए हर महीने 2 बार बैठक करेंगी। इस बैठक में समाज के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। पलामू रेंज के डीजीपी नौशाद आलम ने इस संबंध में पलामू, गढ़वा और लातेहार एसपी को निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि जिला मुख्यालय और महिला थाना स्तर पर महिला के लिए कोषांग का गठन किया जाना है। घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बालिका तस्करी, दहेज प्रताड़ना, डायन प्रथा और वृद्ध महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए पुलिस के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी पहल की जाएगी। जिला स्तर पर गठित महिला कोषांग के एसपी अध्यक्ष, डीएसपी सचिव, इंस्पेक्टर, महिला थाना प्रभारी, महिला सब इंस्पेक्टर और महिला हवलदार इसमें सदस्य होंगे, जबकि जिला कल्याण अधिकारी और जिला बाल विकास अधिकारी भी इसके सदस्य होंगे। सरायकेला खरसावां की नई डीडीसी रीना हांसदा ने पदभार संभाला। सरायकेला खरसावां जिले के 19वें उप विकास आयुक्त के रूप में रीना हांसदा ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निवर्तमान डीडीसी आशीष कुमार अग्रवाल से कार्यभार लिया। पदभार ग्रहण के बाद नई डीडीसी रीना हांसदा ने कहा कि जिले को सतत विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगी। ग्रामीण विकास विभाग सहित सभी विभागों में संचालित विकास कार्यों और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कार्यालय कर्मियों से परिचय प्राप्त किया और सभी को दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डीआरडीए निदेशक डॉक्टर अजय तिर्की सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बोकारो में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, अर्धनिर्मित गन समेत कई सामान बरामद। बोकारो जिला में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री में छापा पड़ा है। बंगाल एसटीएफ और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ है। इस कार्रवाई में मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने का सामान और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। बोकारो में गांधीनगर थाना क्षेत्र के जरीडीह बाजार के कलाली रोड स्थित कावेरी मैरिज पैलेस एवं उसके सामने स्थित गोदाम से गुरुवार की शाम को कोलकाता एसटीएफ, झारखंड एटीएस, बिरमो थाना और गांधीनगर थाना के संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में अवैध निर्माण की गन फैक्ट्री सहित हथियार निर्माण का मटेरियल बरामद किया है। ये मैरिज हॉल व गोदाम सूरज साव का बताया जाता है। ये अवैध काम मैरिज पैलेस की यार्ड में रिहायशी इलाके में चल रहा था। यहां इस दौरान नामी इंग्लिश ब्रांड कंपनी का अवैध शराब निर्माण भी किया जाता था, जो कि भारी मात्रा में छापेमारी के दौरान बरामद हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार हथियार निर्माण के बाद बंगाल होते हुए बांग्लादेश भेजा जाता था। ये मिनी गन फैक्ट्री बहुत दिनों से चल रहा था। कोलकाता एसटीएफ को पूर्व से जानकारी मिल रही थी कि यहां अवैध गन फैक्ट्री संचालित हो रहा है। पलामू डीसी का मेडिकल कॉलेज निरीक्षण, धूल फाकती मिली करोड़ों की मशीनें, अस्पताल भवन निर्माण की नहीं मिली स्पष्ट जानकारी। पलामू डीसी समीरा एस गुरुवार को पलामू प्रमंडल के सबसे बड़े रेफरल अस्पताल मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। 4 घंटे तक चले इस निरीक्षण में एक-एक बिंदुओं पर जानकारी ली गई। 2019 में पलामू में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद सदर अस्पताल को ही मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड कर दिया गया है। पलामू डीसी के निरीक्षण में मेडिकल कॉलेज को लेकर कई बातों का खुलासा हुआ। मेडिकल कॉलेज के स्टोर रूम में करोड़ों रुपए से खरीदी गई कई उपकरण धूल फांकते हुए नजर आए। मेडिकल कॉलेज सह सदर अस्पताल के कई ओपीडी और वार्ड को जीएनएम कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया था। शिफ्ट करने से पहले कई भवनों को तोड़ दिया गया था। डीसी ने मेडिकल कॉलेज सदर अस्पताल के नए भवन को लेकर अधिकारियों से जानकारी मांगी थी, लेकिन किसी भी अधिकारी के पास कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि कहां पर कौन से वार्ड का निर्माण किया जाना है। डीसी 11 बजे के करीब मेडिकल कॉलेज में पहुंची और करीब 4 घंटे तक निरीक्षण किया। इस दौरान पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, सदर एसडीएम सुलोचना मीना, मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे। डीसी ने निरीक्षण के क्रम में मेडिकल कॉलेज में संचालित हेल्थ मैप कर्मियों से पूछने पर एक कर्मी ने बताया कि हफ्ते में 4 दिन अल्ट्रासाउंड होता है, जबकि एक कर्मी ने बताया कि हफ्ते में 3 दिन अल्ट्रासाउंड किया जाता है। दोनों की बातों पर विरोधाभास मिलने के बाद डीसी ने कड़ी फटकार लगाई और कार्य संस्कृति में सुधार लाने का निर्देश दिया। कोरोना से पिछले 24 घंटों में 4 मौत, आंकड़ा पहुंचा 5,608। केरल में सबसे अधिक मामले। भारत में कोरोना महामारी से बीते 24 घंटों में कुल 4 मौतें हुई हैं। देश में अब कुल 5,608 सक्रिय केस सामने आए हैं।
कोरोना से हुए 4 मौतें केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब में हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के देश में सक्रिय मामले बढ़कर 5,608 हो गए हैं। इस समय गुजरात में 912, महाराष्ट्र में 389, दिल्ली में 630, तमिलनाडु में 176, पश्चिम बंगाल में 747, कर्नाटक में 398, उत्तर प्रदेश में 259 और केरल में 1,184 कोरोना के मामले सक्रिय हैं। बता दें कि देश भर में कोरोना के बीते 24 घंटों में 368 मामले घटे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैलता है और अत्यधिक परिवर्तनशील है। इस बात की पुष्टि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने की है। इसके सामान्य लक्षणों में शरीर में दर्द, बुखार, खांसी, भूख न लगना, थकान, नाक बहना, गले में खराश और सिरदर्द शामिल हैं। बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर युवाओं को गुमराह करने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर युवाओं को गुमराह करने और उन्हें नौकरी से वंचित रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने JTET परीक्षा को लेकर सरकार की दोहरी नीति पर सवाल उठाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार जानबूझकर परीक्षा विज्ञापनों में ऐसी शर्तें जोड़ रही है जिससे विवाद खड़ा किया जा सके या उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसाया जा सके। उन्होंने गढ़वा, पलामू और खूंटी जैसे जिलों की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छात्रों के कीमती समय की भरपाई कौन करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की इस नीति से युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार की ये नीति युवाओं के प्रति घोर अन्याय है। उन्होंने मांग की कि सरकार को युवाओं के हित में फैसला लेना चाहिए और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा, लिंगानुपात बिगड़ा तो पुरुषों को 2 शादियों की इजाजत देनी पड़ सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक YouTube पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कहा कि समाज में लिंगानुपात का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि प्रति 1000 पुरुषों पर 1500 महिलाएं हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में पुरुषों को 2 पत्नियां रखने की अनुमति देनी पड़ सकती है। बुधवार को गडकरी ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह अवधारणा गलत है और समाज के नियमों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने समलैंगिक विवाह को सामाजिक ढांचे को कमजोर करने वाला बताया। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को जन्म देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका सही ढंग से पालन पोषण करना माता पिता की जिम्मेदारी है। गुमला सदर अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए DC प्रेरणा दीक्षित ने किया पहल। गुमला जिला झारखंड का एक ऐसा जिला है जहां की 80% से अधिक आबादी अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सदर अस्पताल पर ही आश्रित रहती है। यही कारण है कि सदर अस्पताल में हमेशा मरीजों की संख्या काफी अधिक देखने को मिलती है, खास करके जब बारिश का मौसम होता है। उस दौरान सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी बढ़ी हुई नजर आती है। सदर अस्पताल में क्षमता से अधिक मरीजों के आ जाने के कारण सदर अस्पताल प्रबंधन के सामने भी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन की ओर से जैसे तैसे मरीजों को इलाज करने के लिए व्यवस्था दी जाती है, लेकिन इस व्यवस्था की जानकारी मिलने के बाद जिले की DC प्रेरणा दीक्षित ने सदर अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर अपनी ओर से पहल शुरू कर दी है। सदर अस्पताल को बेहतर बनाने के साथ ही साथ साधन संपन्न बनाने की दिशा में सदर स्थल में कई तरह की सुविधाओं को बहाल करने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिले की DC प्रेरणा दीक्षित ने बताया कि निश्चित रूप से सदर अस्पताल में जिस तरह से मरीजों की संख्या आती है वह इस बात को दर्शाती है कि लोग पूरी तरह से अपने इलाज के लिए सदर स्थल पर ही आश्रित हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और राज्य सरकार का दायित्व है कि सदर अस्पताल की व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए। DC ने इसको लेकर एक पत्र जारी करते हुए जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि वो नियमित रूप से सदर अस्पताल का दौरा करें और सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में अपना योगदान दें। नाइजर में अपहरित गिरिडीह के श्रमिकों का 2 माह बाद भी सुराग नहीं। केंद्रीय मंत्री के आवास का घेराव करने का निर्णय। पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में तकरीबन 2 महीने से अपहरित बगोदर के 5 प्रवासी श्रमिकों की रिहाई नहीं हो सकी है। श्रमिकों की रिहाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोग आंदोलन कर रहे हैं और अब क्षेत्र की सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के आवास का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। महिलाएं केंद्रीय मंत्री के आवास का घेराव करेंगी। इसका निर्णय अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने लिया है। 22 जून को कोडरमा सांसद सह महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के आवास का घेराव किया जाएगा। आवास घेरने महिलाएं जाएंगी। इसे लेकर गुरुवार को बगोदर के कुदर, बखरीडीह, तुकतुकू और दोंदलों में ग्राम सभा की गई। गुरुवार को मौसम खराब रहने के बावजूद ग्राम सभा में भारी भीड़ उमड़ी है। यहां बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह, माले प्रखंड सचिव परमेश्वर महतो, जिप सदस्य सरिता महतो, प्रमुख हरिंद्र कुमार सिंह, शेख बगरुद्दीन, तेज नारायण पासवान, राजेश मंडल समेत अन्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। CID ने केंद्रीय जांच एजेंसी के नाम पर 1,39,00,000 की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसे हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। CID की टीम ने रांची साइबर सेल में दर्ज कांड संख्या
50.25 के तहत यह कार्रवाई की है। साइबर अपराधकर्मी ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए खुद को केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध में फंसाने की धमकी देकर पीड़िता को डराया और उससे 1,39,00,000 रुपए ठग लिए। अनुसंधान के क्रम में प्राप्त तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर छापामारी कर कांड में संलिप्त साइबर अपराधकर्मी को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से कांड से संबंधित सामान बरामद किए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।